फरीदा वकील के साथ उस वक्त वहां से चली गई। वह सोचकर तो कुछ और आई थी, मगर हो कुछ और गया था। उसने तो सोचा था कि तलाक का मामला ही आज खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहकशा हाल में आकर अपनी अम्मी के गले लगाकर बहुत रोती है। आज उसका रिश्ता सचमुच खत्म हो गया था। सलीमा बेगम और शगुफ्ता बेगम दोनों भी कहकशा के पास आ गई थी। केवल कहकशा ही नहीं रो रही थी, रेहाना बेगम भी रो रही थी। उसकी बेटी का घर आज खत्म हो गया था। सईद मिर्जा वहां सर पकड़कर बैठा था। उसे अपने बेटे शाहरुख पर बेहद गुस्सा आ रहा था। चाचा जान, आप खुद को संभालिए, कबीर ने सईद मिर्जा से कहा। कबीर ने हिना को इशारा किया तो वह कहकशा के पास गई। वह कहकशा को कमरे में ले गई। अब हम घर के बड़े लोग ही हाल में रह गए थे। आप सभी को खुद को संभालना होगा, कबीर ने कहा। अगर आप बड़े ही टूट जाएंगे तो सोचिए उस पर क्या बीतेगी। कबीर सबको समझाने लगा। बिल्कुल सही कह रहा है कबीर, वकार मिर्जा ने भी कहा। मेरी 2 बेटियां हैं। मैं जानता हूं बेटियों का दुख क्या होता है, लेकिन जिंदगी में जो फैसले हम लेते हैं, हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ता है, उन्होंने कहा। कबीर ने दादा जान से कहा, आप कमरे में जाकर रेस्ट कीजिए और दादी जान का ख्याल रखिए। मुझे जाना है, मैं जा रहा हूं। कबीर चला गया था। सभी अपने अपने कमरों में चले गए। घर का माहौल बहुत भारी था, जैसे दीवारें भी इस दर्द को महसूस कर रही हों। कहकशा हिना के कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई थी। सबीहा और हवा उसे संभाल रही थी। कहकशा ने हिना की तरफ देखा और कहा, मैं रो रही हूं, मगर मुझे रोना नहीं चाहिए। वह कैसा था, यह मैंने शादी की रात ही देख लिया था। हम लड़कियां इस रात के कितने सपने देखती हैं, तुम सबने भी देखे होंगे। मगर वह नशे में आया था। उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। उसे सिर्फ अपना हक चाहिए था। उसके बाद मैं कितनी देर तक रोती रही, मगर उसे नशे में किसी बात की परवाह नहीं थी। जब वह रात को नशे में होता था तो मेरे साथ ऐसे पेश आता था जैसे मैं उसकी बीवी नहीं, कोई बाजारू औरत हूं। फूफी जान और फूफी जान दोनों जानती थी अहमर के बारे में। वह हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहीं। शाहरुख भाई को भी उन्होंने फैक्ट्री का लालच इसीलिए दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि अगर शाहरुख चुप रहेगा तो वह मुझे भी चुप रहने को कहेगा, और वैसा ही हुआ था। कहकशा ने सिर झुका लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया था। बस उसकी टूटी हुई आवाज सुनाई दे रही थी। शादी की रात, सब कुछ कितना अलग होना चाहिए था। मैंने सोचा था कि वह मुझे देखेगा, मुस्कुराएगा, मेरे हाथ थामकर कुछ अच्छा कहेगा। मगर जब दरवाजा खुला तो उसकी आंखों में सिर्फ नशा था। इतना नशा की पहचान हाँ नहा पाया। का सामन उसकी नई दुल्हन खड़ी है। कहकशा की आवाज भरी गई। सबीहा ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन वह बोलती रही। उसने कमरे में आते ही कहा, अब तो तुम मेरी हो कहकशा। वह लड़खड़ाते हुए मेरे पास आया। मैं डर गई थी। मैंने कहा, अहमर, आप बैठिए, पहले बात तो कर लीजिए। पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसकी पकड़ में नशे की गंध थी और आंखों में पागलपन। वह मुझ पर झुका और मैं बस सहर गई।
उस रात उसने जो किया उसमें प्यार का एक कतरा भी नहीं था। बस जोर, जिद और हक का दावा था। मैं रोती रही पूरी रात। वह सो गया और मैं तकिए में मुंह छिपाकर सवेरा देखती रही। सुबह जब धूप खिड़की से भीतर आई तो मुझे लगा जैसे उस धूप में भी शर्म है कि उसने क्या देखा। कहकशा की आंखों से आंसू बह निकले। वह पहली रात थी जब मुझे एहसास हुआ कि शादी सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं होती। अगर उसमें इज्जत और अपनापन न हो तो वो एक और कैद बन जाती है। हिना ने उसे गले से लगा लिया और कमरे में सन्नाटा फिर से गहराने लगा। बस तीनों बहनों की सांसों में दर्द और सुकून एक साथ घुला हुआ था। अच्छा है, अब मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। मुझे अब किसी से निकाह नहीं करना, कहकशा ने कहा। मुझे, जैसा कबीर भाई ने कहा, कॉलेज जाना है, खूब पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। मुझे जिंदगी जीनी है अपनी शर्तों पर। किसी का साथ नहीं चाहिए। यह कहते कहते वह रोने लगी। हिना उठी और उसे अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गई थी। वह कितनी देर तक बैठी रही और अहमर की बातें करती रही, चाहे वह बहुत कुछ पहले ही अपनी बहनों को बता चुकी थी। मगर जो बातें अब तक उसके सीने में दबी थीं, वह आज सब बाहर आ गई। आज उसने वो बातें भी अपनी बहनों के साथ साझा की थी जो किसी से कह पाना उसके लिए असंभव था। उनकी बातें सुनकर सबको लगा कि सचमुच हैमर कितना बुरा इंसान था। उसे नशे में किसी चीज की होश नहीं रहती थी। जब कहकशा ने अपने मन की हर बात कह दी और बहुत रो चुकी थी तो उसे भीतर से बहुत हल्का महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ उतार दिया हो। कमरे से बाहर आती है। हाल में सामने सोफे पर उसकी अम्मी और अब्बा बैठे रो रहे थे। उसके ताया जान और चाचा जान और उनकी बीवियां, वो सब उन्हें हौसला दे रहे थे। कहकशा को देखकर सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, कहकशा ने कहा। सब लोग कुछ पल तक उसे देखते रह गए, जैसे किसी ने अचानक बुझी हुई जगह पर दिया जला दिया हो। रेहाना बेगम ने अपने आंसू पोंछे। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची को भूख लगी है, वो धीरे से बोली और रसोई की तरफ बढ़ी। सईद मिर्जा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब भी आंसू थे मगर उनमें राहत की चमक भी थी। आओ बेटा, बैठो यहाँ, उन्होंने कहा। कहकशा धीरे धीरे आगे आई और अपने अब्बा के पास बैठ गई। वो उसके सिर पर हाथ फेरने लगे, जैसे सारी थकान, सारा दर्द उस एक स्पर्श से हल्का हो रहा हो। थोड़ी देर में हिना और सबिहा भी वहां आ गईं। रेहाना बेगम खाने की थाली लेकर लौटीं, गरम रोटियां, दाल और थोड़ा सा चावल। कहकशा ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की और सबकी आंखें नम हो गईं। वो सब जानते थे यह सिर्फ एक लड़की का खाना मांगना नहीं था, यह जिंदगी की तरफ उसका पहला कदम था, अपने पैरों पर, अपनी शर्तों पर। लड़कियां शॉपिंग पर नहीं गई, जो भी हुआ था, चाहे वह अहमर से कहकशा का अलग होना ही क्यों न हो। घर टूट सा गया था। सब उदास थे, न कोई कॉलेज गया, न बाजार, न खरीदारी। हाँ, घर का माहौल आज कुछ हल्का जरूर था। तैमूर पूरा दिन घर पर रहा, वह अपनी बहन के पास रहना चाहता था। वकार मिर्जा अपनी फैक्ट्री चले गए थे और सईद मिर्जा भी कहीं नहीं गया, पूरा दिन घर पर ही था।
फरीदा और रहमर दोनों पर रिजवी साहब का गुस्सा अनगिनत सवालों की तरह टूट पड़ा। कितनी मुश्किल से यह रिश्ता सिरे चढ़ा था, अब वह बिखर सकता था। अगर तुम्हारे बेटे की ये हरकतें हैं, तो कोई सी लड़की नहीं देगा तुमसे। उस लड़की को भी संभाला नहीं गया। रिजवी साहब भड़क कर बोले, मुझे तो लगा था कि जब मैं तलाक की बात करूंगी तो वे डर जाएंगे, मगर कबीर की वजह से सब कुछ और बिगड़ गया। फरीदा बानो कबीर पर बेहद नाराज थी। तुम्हारे बेटे की ही हरकतें हैं, कबीर का तुम क्या कहोगे? अभी तो तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैंने कहा था, एक बार चुप हो जाओ, 1 महीना होने दो, तब कहकशां को शाम को ले आते, तब बात ठंडी पड़ जाती। मैं जाता हूँ, उसे अभी लेकर आऊंगा। अहमर अपनी जगह से उठा। तलाक हो चुका है, अब वह इस घर में नहीं आएगी। तुम्हें धक्के मारकर वहां से निकाल दिया जाएगा, याद रखो। हाँ, एक राह तो है, रिजवी साहब बोले। अभी जैसा मैं कहता हूँ, उसी हिसाब से चलो। थोड़े दिन ठंडा होने दो। मसला किस तरह का तलाक है, अभी तो कोर्ट का प्रोसेस शुरू होगा। अगर तुम कहकशां को यकीन दिला दो कि तुम बदल गए हो, तो लड़कियां बहुत जल्दी मान जाती हैं। और फरीदा, तुम सईद मिर्जा को अपने भाई की तरह साथ रखो, इससे सब ठीक हो सकता है। और शाहरुख खान, तुम दोनों की वजह से मुझे उसे इतनी अहमियत देनी पड़ती है। इस सारे मसले से दूर रखने के लिए मैंने उसे भेज दिया है, ताकि वह अपने घर वालों से दूर रहे। शाम को लड़कियां अपने कमरों की तरफ वाले लॉन में बैठी हुई थी। हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। चारों सहेलियां आपस में बातें कर रही थी। माहौल शांत था, पर मन में कहीं न कहीं उदासी की हल्की परत अब भी बाकी थी। मैंने देखा है, तुम्हारा चेहरा कुछ ज्यादा ही लटका हुआ है, हिना ने साबिहा से पूछा, क्योंकि सुबह से ही वह बहुत उदास लग रही थी। मुझे शादी निकाह नहीं करना, साबिहा बोली। जब मुझे भाई ने पूछा था, तब मैंने मना नहीं किया, अब कैसे मना करूं? तुम मेरे तलाक से परेशान हो, कहकशां ने कहा। जो मेरे साथ हुआ, जरूरी तो नहीं कि तुम्हारे साथ भी वही हो। अगर कबीर भाई ने तुम्हारे लिए कोई फैसला किया है, तो यकीनन अच्छा ही किया होगा, कहकशां ने उसे समझाते हुए कहा। नहीं, बात वह नहीं है, साबिहा ने धीमे स्वर में कहा। तो फिर और क्या बात है? हिना ने पूछा। मुझे बताओ। साबिहा ने हवा की तरफ देखा। असल में हवा सबसे छोटी थी, इसलिए उसके सामने बात करना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। हवा, तुम हमारे लिए अच्छी सी चाय बना लाओ। हिना ने हवा को टालना चाहा। वह समझ गई थी कि साबिहा हवा के सामने बात नहीं करना चाहती। आप जानबूझकर मुझे भगा रही हैं, क्योंकि मैं छोटी हूं। हवा रूठ गई थी। मुझे लगा तुम्हें इन सब बातों की अभी जरूरत नहीं है, साबिहा धीरे से बोली। तुम मुझसे कितने महीने बड़ी हो? साल तो बड़ी नहीं हो। खुद को बड़ा समझती हो? हवा अब गुस्से में थी। अच्छा, अब तुम अपनी बात बताओ, कहकशां ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? बस मुझे तो निकाह के नाम से ही डर लगने लगा है, साबिहा ने कहा। तुम गलत मत सोचो, हिना बोली। अगर बहुत अच्छा रिश्ता होगा तभी तो वह कबीर भाई को पसंद आया होगा। बात वो नहीं है, साबिहा ने धीरे से कहा। जैसे कहकशां ने बताया था कि निकाह की रात को अहमर ने उसके साथ क्या किया था।
बस वही सोचकर मुझे घबराहट होने लगती है। बात तो तुम्हारी सही है, हिना ने कहा। यह फिक्र तो मुझे भी हो रही है। मेरा भी निकाह हो चुका है और रुखसती कभी भी हो सकती है। हिना ने साबिहा को समझाया नहीं था, बल्कि अब तक उसे जिस बात का ख्याल भी नहीं आया था, वही बात अब उसके मन में घर करने लगी थी। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? कबीर भाई को तुम लोग अहमर के साथ मिला रही हो? हवा ने गुस्से में कहा। मेरे कबीर भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है। मुझे तुम लोगों को यह सब नहीं बताना चाहिए था। काक्षा बोली, तुम लोग स्ट्रेस मत लो, सबके साथ ऐसा नहीं होता। सही बात है कबीर भाई, वैसे बिल्कुल नहीं है, साबिहा ने फिर दृढ़ता से कहा। कबीर भाई ऐसे नहीं होंगे, मगर सिकंदर का क्या? साबिहा ने धीरे से कहा। वह तो मुझे पहले ही अजीब सा देखता है। अरे, तुम्हारे पैरों में सैंडल पहनाता है, कितना प्यार करता है वो तुमसे। मैंने देखा है उसकी आंखों में, तुम्हारे लिए तो वह अपने अम्मी अब्बा को लेकर आया था। हवा ने मासूमियत से कहा। हवा की उम्र उनसे सबसे कम थी। वह अभी इन बातों के बारे में सोचने की उम्र में भी नहीं थी। उसकी दुनिया अभी बहुत अलग थी, खिलखिलाहटों और छोटे छोटे सपनों से भरी। जिस दिन तुम्हारे साथ होगा न, तब तुम्हें पता चलेगा, साबिहा ने झुंझलाते हुए कहा। हर बात में दादी बनती हो? अच्छा, ऐसी बात है। हवा मुस्कुराई। तो मैं तो किसी ऐसे से निकाह करूंगी जो मुझसे डरता हो। अब हवा के पास तो हर बात का कोई ना कोई समाधान होता ही था। अब ऐसा लड़का तुम्हारे लिए कहाँ से ढूंढ लेंगे जो तुमसे डरता भी हो, और जो तुमसे डरता होगा वो तुमसे निकाह भी कैसे करेगा? हिना ने उसकी बेकार सी बात पर हंसते हुए कहा। मैं तो ऐसे ही निकाह करूंगी जो मेरी हर बात माने और जिसे माननी ही पड़े, चाहे वो चाहे या न चाहे। हवा बोली। मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह वहां से उठी और किचन की तरफ चली गई। किचन की ओर जाते हुए हवा अयान के बारे में सोच रही थी। उसने 1 मिनट में ही मन बना लिया था, वह अयान से ही निकाह करेगी। वैसे भी अयान पर तो उसका पूरा दबदबा था। वह जो भी कहती, आखिर में अयान को उसकी बात माननी ही पड़ती थी। उसका कोई खास मकसद नहीं था, न मोहब्बत, न कोई गहरी भावना, बस एक जिद थी, एक हल्की सी जीतने की खुशी। वह अयान के बारे में सोचते हुए चाय बना रही थी और अपने ही प्लान पर मुस्कुरा रही थी। खामोश शाम थी, पर उसके ख्याल बोल रहे थे। हवा के दिल में कुछ नए सपने डोल रहे थे। उसने चाय में घोला था थोड़ा सा ख्वाब अपना, भाप उठी तो लगा कोई नाम तैर रहा है उसमें। मुस्कुराई वो यूं जैसे चांद को छू लिया हो। मासूम थी, पर दिल ने कुछ कह दिया हो। अयान का चेहरा आया और लहर सी दौड़ी आंखों में एक अनजानी चमक सी छोड़ गई। न इजहार था, न इनकार, बस एक खामोश चाह। हवा के सपनों में आज पहली बार आया था वो राह। आज कियारा को जरूरत से ज्यादा देर हो गई थी। अस्पताल में अचानक एक इमरजेंसी एक्सीडेंट केस आ गया था, जिसकी वजह से उसे निकलने में काफी देरी हो गई। डॉक्टर स्वाति तो अब तक जा चुकी थी, क्योंकि कियारा उनके साथ ही स्कूटी पर आई थी। अस्पताल से बाहर निकलते हुए कियारा ने सोचा कि अब कोई ऑटो या टैक्सी लेगी। वह बहुत थकी हुई थी, पेट में भी तेज भूख लग रही थी। आज का दिन सच में
बहुत व्यस्त रहा था। वह आगे बढ़ ही रही थी कि पीछे से डॉक्टर राघव अस्पताल से बाहर आया। उसने कियारा को देखा और मुस्कुरा दिया। बस 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पार्किंग से गाड़ी निकाल कर लाता हूँ, राघव ने कहा। कियारा ने सिर हिलाया। उसे भी कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर थकान से वह लगभग चूर हो चुकी थी। राघव पार्किंग की ओर बढ़ गया। कियारा इंतजार में खड़ी ही थी कि तभी एक और गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। वह डॉक्टर आकाश था। आ जाओ, बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, उसने मुस्कराते हुए कहा। कियारा ने तुरंत मना किया, नहीं, रहने दीजिए डॉक्टर आकाश, मैं चली जाऊंगी। वह उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। जल्दी बैठो, पीछे और भी गाड़ियां आ रही हैं, आकाश ने थोड़ी अधीरता से कहा। कियारा ने एक पल के लिए आगे पीछे देखा। आसपास कई लोग खड़े थे। इतने लोगों के बीच मना करना उसे तमाशे जैसा लगने लगा, इसलिए वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। यह पहली बार नहीं था। जब से उसने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, ऐसे मौके अक्सर आने लगे थे। डॉक्टर आकाश मेहता से वह अब तक कई बार असहज महसूस कर चुकी थी। उसे अब भी यकीन नहीं होता था कि यह वही आकाश मेहता है जिसे वह इतनी साल पहले जानती थी। जब वे दोनों साथ दिखाई देते तो पूरा हॉस्पिटल उन्हें देखकर फुसफुसाने लगता था। धीरे धीरे बातों में ये भी जुड़ गया कि डॉक्टर आकाश मेहता नई डॉक्टर कियारा पर फिदा है। कियारा को ये सब डॉक्टर स्वाति के जरिए पता चला था। हालांकि स्वाति ने उसे पूरी बात नहीं बताई थी, मगर जितना बताया उतना जानकर ही कियारा के दिल में हलचल मच गई थी। गाड़ी के हॉर्न और हॉस्पिटल के बाहर की हल्की भीड़ के बीच डॉक्टर कियारा डॉक्टर आकाश मेहता की गाड़ी में जा चुकी थी। वह गाड़ी अब धीरे धीरे हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकल रही थी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर राघव अपनी कार लेकर पार्किंग से बाहर आया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर कियारा कहीं नहीं दिखी। उसके माथे पर हल्की शिकन उभर आई। उसने गाड़ी रोककर दरवाजा खोला और बाहर आ गया। इतनी देर हो गई, कहाँ गई वो, उसने खुद से बड़बड़ाया। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, कोई फायदा नहीं राघव, वो चली गई है। वह डॉक्टर दिशा थी जो उन दोनों के ठीक पीछे अस्पताल से बाहर आई थी। वह वहीं खड़ी, हाथ में फाइल लिए, हल्की मुस्कान के साथ राघव की ओर देख रही थी। राघव ने उसकी ओर मुड़कर पूछा, किसके साथ? डॉक्टर आकाश मेहता, दिशा ने सीधा जवाब दिया। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद मना नहीं कर सकी। राघव ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ सोच रहा हो। क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? दिशा ने पूछा, माहौल को थोड़ा सामान्य करने की कोशिश करते हुए। हाँ, आ जाओ, राघव ने दरवाजा खोलते हुए कहा। दिशा मुस्कुराई और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे हॉस्पिटल की पार्किंग से निकलकर सड़क पर आ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे, सिर्फ इंजन की आवाज गूंजती रही। फिर दिशा ने धीरे से कहा, वैसे आपको नहीं लगता कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच? राघव ने एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्यों, तुम्हें ऐसा लगता है? बहुत ज्यादा नहीं, दिशा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। लेकिन मैंने नोटिस किया है, जब भी डॉक्टर आकाश कुछ कहते हैं, डॉक्टर कियारा
का चेहरा पल भर में बदल जाता है। वो गुस्से से उन्हें देखती है, जैसे हर बार कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पाती। और डॉक्टर मेहता, वो हर बार उसके गुस्से को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। राघव ने हल्के स्वर में कहा, शायद तुम ज्यादा सोच रही हो दिशा। नहीं राघव, दिशा की आवाज अब थोड़ी गंभीर थी। मुझे लगता है कि डॉक्टर आकाश मेहता को डॉक्टर कियारा पसंद है और मुझे डॉक्टर आकाश मेहता पसंद है। राघव ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन वह खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे उसने खुद से सच कबूल किया हो। वह आगे बोली, और मुझे हमारे बीच डॉक्टर कियारा का होना बिल्कुल पसंद नहीं। गाड़ी कुछ पल के लिए चुप्पी में डूब गई। बाहर की सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी गाड़ी के शीशे पर पड़ रही थी, जैसे हर रोशनी उनके चेहरों पर छिपे अनकहे जज्बातों को उजागर कर रही हो। राघव ने बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन उसके चेहरे पर भी अब वही सवाल था, क्या सच में डॉक्टर आकाश और डॉक्टर कियारा के बीच कुछ चल रहा है, या फिर यह सब किसी और कहानी की शुरुआत थी। देखिए डॉक्टर मेहता, कियारा ने गाड़ी में बैठते ही सख्त लहजे में कहा, ना तो मुझे आपसे लिफ्ट चाहिए और ना कोई एहसान, और वैसे भी इस तरह की हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। डॉक्टर आकाश ने भौहें उठाईं, थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा। ऐसी क्या हरकत कर दी मैंने? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ तुम्हें लिफ्ट दी है और घर छोड़ रहा हूं। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया हो। उसकी बात पर कियारा ने गहरी ठंडी सांस ली। वह खिड़की के बाहर देखने लगी ताकि उसकी झुंझलाहट छिप सके। उसे डॉक्टर आकाश मेहता पर गुस्सा भी आ रहा था और शायद थोड़ी हैरानी भी। वो आदमी जो कभी कॉलेज के दिनों में इतना सख्त, इतना दूर और रूखा हुआ करता था, आज अचानक इतना सहज, इतना नरम और कुछ ज्यादा ही पर्सनल क्यों लगने लगा था। वो सोचने लगी, जिन हरकतों की चाह मैंने कॉलेज में की थी, तब उसने कभी नहीं की। और अब जब मैं उन बातों से बहुत आगे निकल चुकी हूं, वो वही सब कर रहा है जो मुझे अब पसंद नहीं। कियारा ने आंखें बंद कीं, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। वो अब उस उम्र में नहीं थी जहां तारीफों और छोटी छोटी नजरों से दिल धड़क उठे। वो अब सिर्फ पेशेवर थी, एक डॉक्टर जिसने अपने जज्बातों पर कंट्रोल करना सीख लिया था। लेकिन फिर भी हर बार जब डॉक्टर आकाश उसके आसपास होता, दिल कहीं ना कहीं पुराने दिनों की यादों की दस्तक जरूर महसूस करता। उसके बाद डॉक्टर कियारा ने डॉक्टर आकाश मेहता से एक शब्द तक नहीं कहा। पूरा रास्ता चुपचाप बीता। गाड़ी में सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर की हल्की ट्रैफिक की गूंज थी। डॉक्टर आकाश ने गाड़ी उसकी बिल्डिंग के सामने रोकी। घर आ गया तुम्हारा, उसने सामान्य स्वर में कहा। कियारा ने बिना उसकी ओर देखे बस थैंक यू कहा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। वो बिना पीछे देखे सीधे अपनी बिल्डिंग के अंदर चली गई। डॉक्टर आकाश कुछ क्षण वहीं खामोश खड़ा रहा, फिर गाड़ी बढ़ा दी। जब तक कियारा अपने फ्लैट में पहुंची, तब तक डॉक्टर स्वाति नहा धोकर दोनों के लिए खाना तैयार कर चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, स्वाति मुस्कुराई, आ गई? बहुत देर कर दी आज। भूख लगी है ना? चलो जल्दी से खाना खा लो।
कियारा ने अपना बैग एक तरफ रखा, जूते उतारे और थके स्वर में बोली, मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे कोई भूख नहीं है। वह सीधे कमरे की ओर बढ़ गई। स्वाति ने हैरानी से उसे देखा और उसके पीछे चली गई। ऐसा क्या हो गया कि मूड इतना खराब है? उसने पूछा। कियारा ने तकिए पर सिर टिकाया और बोली, उसे डॉक्टर आकाश मेहता की वजह से। स्वाति ने भौहें चढ़ाई। क्यों? उसने क्या किया? वो क्या करेगा? कियारा ने खींचते हुए कहा, बस हमेशा वही, जबरदस्ती लिफ्ट देना, साथ चलना, हर वक्त फॉलो करना। मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ, लेकिन वो जैसे इरादे से हर जगह आ जाता है। स्वाति ने थोड़ा मुस्कराते हुए पूछा, तो क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया? प्रपोज? माय फुट। कियारा लगभग झुंझलाकर बोली, अरे भला, हॉस्पिटल में कोई प्रपोज करता है क्या? तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? स्वाति ने शांत लहजे में कहा, अब तुम उसकी असिस्टेंट हो, ओपीडी में साथ तो रहना ही पड़ेगा। पेशेंट के केस साथ में देखने हैं, यही तो काम है तुम्हारा। कियारा चुप रही। वो चाहती थी कि स्वाति समझे यह बात सिर्फ काम की नजदीकी की नहीं थी। मुद्दा वो नजरें थी, वो नजाकत, वो बोलती हुई खामोशी जो डॉक्टर आकाश की आंखों में थी। वो नजरें जो उसे असहज भी करती थी और कहीं न कहीं भीतर से हिला भी देती थी। वो कैसे समझाती कि जब डॉक्टर आकाश उसकी ओर देखता है तो उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका लहजा, सब कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत हो जाता है। कियारा जानती थी कि वो एक सम्मानित डॉक्टर है, लेकिन आकाश की मौजूदगी अब उसके प्रोफेशनल स्पेस में दरार डाल रही थी। वो चाहती थी सब कुछ सामान्य रहे, पर शायद अब वो चाह भी एक इच्छा नहीं, एक संघर्ष बन चुकी थी। डॉक्टर आकाश मेहता आज एक बेहद आलीशान पेंटहाउस में अकेला रहता था। ऊंची इमारतें, शहर की चमक, सब कुछ था उसके पास, सिवाय उस एक शख्स के जो कभी उसकी दुनिया थी। जब उसकी शादी डॉक्टर कियारा से हुई थी, तब उसके भीतर करियर का जुनून इतना गहरा था कि उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। कियारा उसके साथ थी, पर वह उसके दिल तक कभी नहीं पहुंच सका। उसने कभी उसे रोका नहीं, कभी झगड़ा नहीं किया, बल्कि उसकी पढ़ाई में मदद की, उसका साथ दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन वह प्यार नहीं दे सका। कियारा ने रिश्ते को जितना चला सकती थी चलाया, पर एक दिन उसे महसूस हुआ कि वह आकाश की जिंदगी में सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है। उसी दिन उसने खामोशी से तलाक का फैसला कर लिया। दोनों ने बिना किसी तमाशे के चुपचाप अलग राहें चुन ली। पर जिस दिन कियारा उसकी जिंदगी से गई, उसी दिन से आकाश के भीतर एक बेचैनी घर कर गई। शुरू में उसने खुद को काम में डुबो दिया, मगर वक्त के साथ हर चीज फीकी लगने लगी। अब जब कियारा उसके पास नहीं थी, तभी उसे एहसास हुआ वह प्यार जो उसने कभी समझा ही नहीं, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी बन गया था। उसके आसपास आज भी बहुत सी लड़कियां थीं, खूबसूरत, शिक्षित, सफल और सुसंस्कृत, पर कोई भी कियारा नहीं थी। डॉक्टर आकाश मेहता के दिल के दरवाजे जैसे किसी ने हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। वह अब किसी से जुड़ नहीं पाता था, शायद इसलिए कि उसका दिल अब भी उसी के नाम से बंधा था। उसे लगा था कि कियारा अब तक किसी और की हो चुकी होगी, शायद शादी करके सेटल हो गई होगी। मगर उस दिन
सालों बाद जब उसने कियारा को बाजार में देखा, सब कुछ जैसे थम गया। वो पुराना एहसास, वो अधूरा प्यार, पल भर में लौट आया। वह उसे बस देखता रह गया और दिल ने कहा, यही है जो मुझे चाहिए थी। अब भी। लेकिन कियारा ने उसे कोई मौका नहीं दिया। ना मुस्कान, ना नंबर, बस एक ठंडी सी नजर, और फिर वो चली गई। उस रात आकाश देर तक नींद में नहीं जा सका। उसे बस एक ही सवाल सताता रहा, मैं उसे फिर कैसे ढूंढूं? और फिर किस्मत ने जैसे उसके दिल की आवाज सुन ली। कुछ हफ्तों बाद जब उसने अपने ही हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में कियारा को देखा, पल भर में उसने तय कर लिया कि अब वह अपनी गलती दोहराएगा नहीं। जो पहले खो दिया था, अब उसे हर हाल में वापस पाना है। अब उसका मकसद साफ था, कियारा को फिर से अपनी जिंदगी में लाना, उसे वो प्यार देना जो कभी दे नहीं सका, उससे शादी करना, एक परिवार बनाना और अपनी अधूरी कहानी को मुकम्मल करना। मगर कियारा, वो अब भी उसे नजरअंदाज कर रही थी, जैसे उसकी दुनिया में अब उसके लिए कोई जगह ही न बची हो। डॉक्टर आकाश मेहता के घर में काम करने के लिए उसकी मां ने कई साल पहले एक नौकर रखा था। नाम था रतन। उम्र लगभग 25 साल, पर रिश्ता नौकर का कम और दोस्त का ज्यादा था। रतन उसका खास था, वही उसके खाने पीने, दवाइयों और छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखता था। बिल्डिंग में उसके लिए एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, जिसमें वह सालों से रह रहा था। उस रात जब आकाश देर तक काम करने के बाद किचन में पानी लेने गया, तो रतन की नींद खुल गई। वह तुरंत उठकर बोला, साहब आप बैठिए, मैं खाना गर्म कर देता हूँ। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, अरे रतन, कितनी बार कहा है रात में मत उठा करो, मैं खुद कर लूंगा। रतन ने झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं साहब, अगर मांझी को पता चल गया ना तो बहुत डांट पड़ेगी मुझे। जब आपकी बीवी आ जाएगी तब मैं नहीं उठा करूंगा, फिर तो वो ही देख लेगी। उसकी बात सुनकर आकाश के होंठ पर हल्की मुस्कान आ गई, पर दिल के भीतर कुछ गहराई तक हिल गया। उसे कियारा याद आ गई, वो भी तो ऐसे ही उसकी परवाह करती थी। जब वो देर रात लौटता तो हमेशा जागती मिलती, खाना गर्म करके रखती और जब तक वो खा न ले तब तक खुद कुछ नहीं खाती थी। उसने पल भर आंखें बंद की, वो दृश्य, वो मुस्कान, वो सादगी, सब याद आ गए। बस फर्क इतना था कि तब उसने इन बातों की कीमत नहीं समझी थी। आज समझ रहा था, पर बहुत देर से। सुबह का समय था। कबीर बहुत जल्दी घर से निकल चुका था। बस्ती में रात से ही हलचल थी। दो ग्रुपों के बीच झगड़ा बढ़ गया था। जब कबीर वहां पहुंचा तो माहौल गर्म था। दोनों तरफ तलवारें खिंच चुकी थीं। लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। कबीर ने बिना देर किए बीच में कदम रखा और दोनों पक्षों को अलग किया। जो लोग घायल थे उन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया। फिर उसने दोनों ग्रुप के लीडर रहीम और करीम को सामने बुलाया। गंभीर लहजे में पूछा, हर हफ्ते 2 बार लड़ाई होती है, क्या हासिल होता है तुम सबको इन सब से? रहीम बोला, साहब, ये लोग हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं, इसलिए झगड़ा होता है। हाँ, करूँगा। कबीर ने पूछा, काम क्या करते हो? तुम्हें कोई अपनी लड़की ऐसे कैसे देगा? करीम बोला, हमारे 2 ट्रक हैं साहब, अच्छी कमाई है। तुम चलाते हो? कबीर ने पूछा। नहीं, अब्बा चलाते हैं, मैं नहीं। कबीर ने गहरी सांस
ली और कहा, अगर सच में उस लड़की को अपनी जिंदगी में लाना है तो पहले जिम्मेदारी उठाना सीखो। ट्रक चलाना शुरू करो, मेहनत करो और रहीम से झगड़ा छोड़ो। आखिर वो उसी लड़की का भाई है। अगर उसकी बहन चाहिए तो उसे सम्मान दो। आज झुकोगे तो कल सिर उठा कर जी पाओगे, वरना ये मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। करीम की आंखों में शर्म और समझ दोनों झलक रहे थे। जैसा आप कहेंगे साहब, वैसा ही करूंगा, उसने कहा। थोड़ी देर बाद कबीर ने रहीम को वापस बुलाया। मैंने इसे समझा दिया है, कबीर बोला। अब किसी तरह की लड़ाई नहीं होगी। चलो माफी मांगो। करीम आगे बढ़ा और बोला, भाईजान माफ कर दीजिए, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, बस आप गलत समझ गए। रहीम ने हाथ बढ़ाकर कहा, ठीक है, वैसे भी हम एक ही खानदान के हैं। दोनों ने हाथ मिलाया और माहौल फिर से शांत हो गया। कबीर ने चैन की सांस ली और सीधे होटल की तरफ निकल गया। उसे घर जाने का वक्त नहीं मिला था। उधर चारों लड़कियां कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। कहक्षा कुछ परेशान और गुमसुम थी। हिना ने गाड़ी में बैठते ही पूछा, क्या हुआ कहक्षा? तू इतनी चुप क्यों है? कहक्षा ने सिर झुकाकर कहा, बस सिलेबस बहुत पीछे रह गया है, समझ नहीं आता कैसे पूरा करूंगी। हिना बोली, फिक्र मत कर, साबिहा मदद करेगी, हम सब साथ में पढ़ेंगे। कहक्षा ने हल्की मुस्कान दी। कॉलेज पहुंचकर उसे अच्छा लगा। वो पूरे दिन पढ़ाई में डूबी रही, जैसे बाकी सब उलझने, झगड़े और डर वो किताबों के बीच कहीं खो गई हूं। रात होने को आई थी। दिन भर की थकान के बावजूद कबीर अभी भी जनशक्ति पार्टी के ऑफिस में बैठा हुआ था। पार्टी के अगले चुनावी प्रोग्राम को लेकर मीटिंग चल रही थी। उसी दौरान एक सदस्य फैज आलम, जो खुद भी टिकट का दावेदार था, मुस्कुराते हुए बोला, मान लो कबीर, तुम्हें टिकट मिल भी गई तो क्या गारंटी है कि जीत भी जाओगे? कबीर ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, जहां तक मैं पहुंच चुका हूं, वहां से जीतना अब बस औपचारिकता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फैज ने हंसकर कहा, कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो तुम। टिकट अनाउंस भी नहीं हुई अभी। कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हो जाएगी, वक्त की बात है। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, हो जाएगी क्यों नहीं, मेरा यार है आखिर। सभी ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर गौतम मलिक खड़ा था, कबीर का सबसे करीबी दोस्त। गौतम अंदर आता हुआ बोला, मेरे यार की किस्मत में सिर्फ एमएलए बनना नहीं लिखा, मंत्री बनना लिखा है। फैज ने तंज कसा, सपने देखते रहो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कबीर बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, देख लेना फैज, जो सपने मैं देखता हूं उन्हें हकीकत बनाना मुझे आता है। जैसे ही पार्टी की मीटिंग खत्म हुई, कबीर बाहर निकला। उसने देखा कि गौतम वहीं खड़ा था। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर ने गौतम से पूछा। ऐसा नहीं था कि गौतम को राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस वक्त उसका यहाँ आना कबीर को थोड़ा अजीब लगा। मुझे खुद नहीं पता, पर कुछ तो है जो सही नहीं चल रहा। तुम्हारे पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। सुना है दिल्ली में भी यह आदमी टिकट के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है आज ही सबसे बात करनी चाहिए।
गौतम ने फिक्र जाहिर की। एक प्रॉब्लम है, कबीर ने कहा। क्या हुआ? गौतम ने पूछा। रियाज साहब की फैमिली में मेरी बहन की शादी की बात चल रही है। अब सोचो, अगर मैं उनसे टिकट के बारे में बात करूं, तो क्या यह ठीक लगेगा? टिकट तुम्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारे कामों की वजह से मिल रही है। वो रिश्ता एक अलग बात है। अभी फोन उठाओ और बात करो। तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे इस आदमी के बारे में कुछ पता लगवाना होगा। तुमने गौर किया? उसने मीटिंग में एक बार दंगों की बात छेड़ी थी। अभी तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं वह कुछ प्लान कर रहा हो? गौतम गंभीर होकर बोला, अगर ऐसा है तो हमें तुरंत पता लगाना होगा कि वो कौन है और क्या करने की सोच रहा है। यहाँ आपका पूरा सीन सही व्याकरण, प्रवाह और संवाद शैली के साथ परिष्कृत करके लिखा गया है। गौतम ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम कहो तो मैं किसी डिटेक्टिव को हायर कर देता हूँ उसके पीछे लगाने के लिए। कबीर ने हाथ उठाकर रोका। नहीं, उसकी फिक्र मत करो। मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो हैकर हो। मेरे पास वैसे कोई ऐसा नहीं है। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। इसके पीछे किसे लगाना है? वो मेरे पास है। गौतम हंस पड़ा। मतलब जो मैं नहीं जानता, राइट? कबीर ने सिर हिलाया। तुमसे कुछ छुपा सकता हूं? तुम दोस्त हो, मगर मेरे पास एक हैकर नहीं है। गौतम ने सीधा सवाल किया। किसकी आईडी हैक करवानी है? कबीर ने गंभीर होकर जवाब दिया। सिकंदर। रियाज। गौतम ने उसे सवालिया नजरों से देखा। कबीर ने स्पष्ट किया, रिश्ते की बात शुरू हो गई है। मुझे सिकंदर पसंद है, मगर ये मेरी बहन की जिंदगी का मामला है। ऊपर ऊपर से तो वो क्लीन है, लेकिन देश के बाहर भी उसका काफी कनेक्शन है। मुझे उसकी पिछली लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। वह थोड़ा रुका और आगे बोला, वैसे मैंने अपने आदमी उसके पीछे लगा दिए हैं। लेकिन विदेश में क्या क्या किया है? किससे मिला है? मेरे पास उतने सोर्सेस नहीं हैं। बस ये जानना चाहता हूं कि उसकी लाइफ में कोई है तो नहीं, कहीं कोई गर्लफ्रेंड या ऐसा कुछ। गौतम ने हल्का सा तंज भरा मुस्कुराते हुए कहा, हर कदम फूंक फूंक कर उठाना चाहते हो तुम? कबीर ने गहरी सांस ली। बिल्कुल। वैसे तो सुख दुख नसीब का मसला है। अगर नसीब में सुख न हो तो कभी नहीं मिलता। लेकिन मैं जानबूझकर कोई गलती नहीं करना चाहता। गौतम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। अहमर वाले मसले ने तुम्हें जरा ज्यादा ही चौकन्ना बना दिया है। कबीर ने मानते हुए कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है। उसका का तो सब मेरे सामने था, मगर सिकंदर के बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ। यही चीज परेशान कर रही है। काफी ज्यादा रात हो चुकी थी जब अचानक उसके फोन पर नोटिफिकेशन की टोन बज उठी। हवा की नींद शायद हल्की ही थी, आंखें तुरंत खुल गईं। उसने आधी नींद में फोन उठाया और स्क्रीन देखी। इतनी रात को वह बुदबुदाई। मैसेज अयान का था। हवा थोड़ी हैरानी से उठकर बैठ गई और मैसेज पढ़ने लगी। हवा ने फोन अनलॉक किया। अयान का मैसेज दिखा। सो गई क्या? हवा ने भौहें सिकोड़कर जल्दी जल्दी टाइप किया, इतनी रात को सोते ही हैं। तुमने मुझे इतनी देर में मैसेज किस लिए किया, जहां कोई तुम्हें डांटने वाला नहीं?
है, तो क्या अभी तक जाग रहे हो? उसके लिखने के अंदाज में वही हुक्म चलाने वाला लहजा था। अयान ने तुरंत रिप्लाई किया, लड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारी याद आ रही है। कुछ सेकंड बाद एक और मैसेज आया, नींद तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन आदत खराब है। तुमसे बात किए बिना नींद आती ही नहीं। हवा ने स्क्रीन को घूरा, दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई, मगर उंगलियां वही रौब दिखाने लगी। बकवास मत करो, इतनी रात को यादें नहीं आती, बहाने आते हैं। अयान ने हंसता हुआ इमोजी भेजा, ठीक है, तो फिर बहाना ही सही। बहाने के पीछे वजह तो तुम ही हो। अयान ने लिखा, लड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारी ही याद आ रही है। थोड़ी देर बाद एक और मैसेज आया, सच कहूं तो नींद आ जानी चाहिए थी, लेकिन आदत बिगड़ गई है। तुमसे बात किए बिना नींद आती नहीं। हवा ने बिना इमोशन दिखाए झट से जवाब टाइप किया, डायलॉग मारना बंद करो, इतनी रात को याद नहीं आती, बस टाइम काटने के लिए कोई चाहिए होता है। अयान मुस्कुराया और रिप्लाई किया, अगर टाइम काटना होता तो किसी और को मैसेज करता, तुम्हें क्यों करता? हवा ने फिर वही रौब वाला मैसेज भेजा, मुझे नहीं पता और ना जानने में दिलचस्पी है। जो कहना है सीधे कहो, घुमा फिराकर मत लिखो। अयान ने हार न मानते हुए लिखा, सीधे कह दूं? ठीक है, तुम याद आती हो, इसलिए मैसेज किया। हवा ने आंखें घुमाकर फोन रखा और लिखा, जो भी है, ये आदत बदलो। मैं इस टाइम बात करने के लिए फ्री नहीं रहती। अयान का मैसेज पढ़कर हवा ने जबरन सीरियस चेहरा बनाए रखा। मैं इस टाइम बात करने के लिए फ्री नहीं रहती। ये आखिरी मैसेज टाइप करते ही उसने फोन स्क्रीन बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही फोन उसकी हथेली से छूटा, होठों के किनारे हल्की सी मुस्कान खुद ब खुद आ गई। वो बिस्तर पर अकेली लेटी हुई थी, कमरे में हल्कापन था, खामोशी थी, और थोड़ी सी वो मुस्कान जिसे हवा किसी को भी दिखाना नहीं चाहती थी। उसने सिर मोड़कर बगल में लेटी हुई हिना को देखा, मासूम सी नींद में, बिल्कुल बेफिक्र। हवा के मन में अचानक वही पुराना ख्याल उठा, इसके साथ निकाह करना सही रहेगा, कम से कम मेरी डाब में रहेगा। उसने हिना को 2 सेकंड तक देखा, फिर सीधा छत की ओर देखने लगी। योजनाएं उसके दिमाग में खुद दौड़ने लगी। स्क्रीन की लाइट उसके चेहरे पर गिर रही थी और कमरे में बाकी सब सोए हुए थे। हिना की नींद हल्की थी, फोन की टोन से उसकी पलकें कांपी। उसने करवट ली, आंखें खोलीं और धीमे से बुदबुदाई, पानी। वह उठकर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। किचन में हल्की पीली रोशनी थी। हिना ने गिलास उठाया और पानी भरकर पीने लगी। उसी समय बाहर से दरवाजा खुला। कबीर घर लौटा था, थोड़ा थका हुआ। उसे भूख लगी हुई थी, इसीलिए वह सीधा किचन में आ गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर हिना पर पड़ी, कदम वहीं रुक गए। हिना चौंक कर सीधी खड़ी हो गई। आप? इस वक्त उसने धीमी आवाज में कहा। कबीर उसके करीब आया, उसकी थकान जैसे गायब हो गई। और तुम इतनी रात को जाग रही हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हिना ने गिलास को काउंटर पर रखा, प्यास लगी थी, बस पानी पीने आई थी। मुझे भूख लगी है, कहता हुआ कबीर थोड़ा और करीब आ गया। किसी ने देख लिया तो? हिना ने कहा, क्योंकि वो उसके करीब आ रहा था।
उसकी आवाज धीमी और गहरी थी। हम निकाह में हैं। हिना, कोई देख भी ले तो क्या? मैंने तुम्हें छू भी नहीं लिया अभी। हिना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक कदम पीछे हुई, मगर दीवार से लग गई। कबीर, कोई भी आ सकता है, उसकी आवाज में हल्का घबराहट। कबीर ने हाथ उठाकर उसके चेहरे के पास बालों की लट को हल्के से हटाया। कबीर की नजरों में शरारत थी। तुम्हारी इस डरती हुई आवाज पर मेरा और भी दिल आ जाता है बेगम साहिबा। हिना ने नजरें झुका ली। कबीर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, किसी ने देख लिया तो। कबीर ने उंगलियों की पोरों से उसके गाल को छुआ। कुछ नहीं होगा, मैं यही हूं। पल दो पल की खामोशी, सांसें पास नजदीकियां बढ़ती हुई, मगर हिना ने अपने दोनों हाथ कबीर की चेस्ट पर लगाकर कबीर को रोक लिया। हिना ने आखिरकार उसकी तरफ देखा। धीमी कांपती आवाज में, बस ज्यादा पास मत आइए। कोई हमें इतनी रात को साथ देखकर क्या सोचेगा? अगर हमें किसी ने देख लिया। कबीर हल्का सा मुस्कुराया और एक कदम पीछे हट गया। मैं तो कहता हूं कोई देख ले, अच्छा है ना सुबह ही तुम्हारी रुखसती हो जाएगी मेरे कमरे में। सोच समझ कर तो अभी कितना टाइम लग जाएगा तुम्हारी रुखसती कराने में। हिना को अचानक से कहकशा की बात याद आ गई तो उसने जल्दी से कहा, नहीं, मुझे अभी रुखसती नहीं करानी है। उसकी बात पर कबीर हैरान हुआ, क्योंकि पहले तो वो तैयार थी रुखसती के लिए, उससे नाराज भी हुई थी, मगर अब अचानक हिना का इरादा क्यों बदल गया? कबीर अभी भी हिना के करीब खड़ा था जब अचानक बाहर से किसी कदमों की आहट आई, धीमी, साफ, किचन की तरफ बढ़ती हुई। हिना का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कोई आ रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कबीर की बाजू पकड़ ली। कबीर तुरंत हालात समझ गया। उसने हिना का हाथ पकड़कर उसे फ्रिज के पीछे वाले संकरे स्पेस में खींच लिया। जगह बहुत कम थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने बेहद पास खड़े रह गए। कबीर इतने करीब था कि दोनों की सांसें एक दूसरे को छू रही थी। हिना का दिल तेजी से धड़क रहा था और कबीर उसकी घबराहट महसूस कर सकता था। कदमों की आवाज किचन में दाखिल हुई। किसी ने फ्रिज खोला, पानी की बोतल रखी। कुछ सेकंड, मगर उन दोनों को लगा जैसे मिनटों का इंतजार हो। हिना ने बहुत धीरे से कबीर की शर्ट पकड़ी, डर से न कि रोमांच से। कबीर ने उसके हाथ को हल्के से थामा। कदमों की आवाज धीमे धीमे दूर जाने लगी। फिर पूरा घर दोबारा खामोश हो गया। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई नहीं है, कबीर हिना को धीरे से बाहर निकलने में मदद करता है। जैसे ही वो बाहर आई, उसका डर गुस्से में बदल गया। हिना ने उसकी तरफ देखा, आंखें तनी हुईं। आपकी वजह से ऐसा हुआ। अगर किसी ने देख लिया होता तो? कबीर ने शांत स्वर में कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें छुपाने में मदद कर रहा था। हिना ने गुस्से से हाथ झटका। मदद? ये मदद थी? आप मुझे खींचकर वहां ले गए। इतना पास खड़े थे, कोई देख लेता तो मेरी इज्जत का क्या होता? हिना की सांसें अब भी तेज थी, गुस्से की वजह से और उस पूरे पल की वजह से जिसमें वह उसकी बाहों के बिल्कुल पास थी। उसने कड़े स्वर में कहा, मुझसे दूरी बनाए रखिए। कबीर, हम निकाह में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहें पास आ जाए। कबीर ने सिर झुकाकर हल्के से मुस्कुराया। हिना ने तुरंत नजरें चुरा ली।
मैं जा रही हूँ। और तेज कदमों से किचन से बाहर चली गई। मगर फिर उसी वक्त वह किचन में लौट आई क्योंकि कबीर को भूख लगी थी। उसे खाना खाना था। हिना ने कबीर से कहा, प्लीज आप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाएं। मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं। कबीर उसकी मानता हुआ डाइनिंग टेबल पर जाकर पर चला गया। हिना ने खाना फ्रिज से निकालकर गर्म किया और कबीर के आगे रख दिया। कबीर हैरानी से उसे देख रहा था कि वह उससे दूर क्यों भाग रही थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि कहकशां और रहमर के रिश्ते में जो हुआ था उसका असर तो घर की सारी लड़कियों पर होने वाला था। साबिहा, हवा और हिना पर, तीनों लड़कियों के मन में एक डर बैठ गया था। कबीर को खाना देकर हिना कमरे में आ गई। हिना धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई। हवा अभी भी फोन हाथ में लिए बैठी थी। अयान को आखिरी मैसेज भेजकर सोच में डूबी हुई। जैसे ही हिना की आहट हुई, हवा ने सिर उठाया। हवा की आंखें सिकुड़ गईं। उसका शक तुरंत जाग उठा। इतनी देर लगा दी पानी पीने में? उसकी आवाज शक भरी थी। हिना एक पल को रुक गई। वो पानी, वो हवा को बताना नहीं चाहती थी कि किचन में उसे कबीर मिला था। हवा उठकर बिस्तर पर सीधी बैठ गई। उसके चेहरे पर वही एटीट्यूड, बात सुनने का मूड कम, सवाल करने का ज्यादा। अकेली? चेहरा क्यों लाल है? हिना की नजरें इधर-उधर भटकने लगी। हवा, प्लीज ऐसे सवाल मत करो। हवा ने भौहें उठाईं। तो कौन से सवाल पूछें? इतनी रात कोई अकेली बाहर जाए, वापस आए ऐसे चेहरे के साथ, और मुझसे कहे कि कुछ नहीं हुआ, दाल में कुछ काला है। हिना चुप रही। उसकी आवाज उसके गले में अटक गई। हवा धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके पास जाकर बहुत करीब रुक गई, जैसे उसे पढ़ने की कोशिश कर रही हो। आपा कबीर भाई से मिली थी। हिना ने तुरंत सिर झटका। नहीं, मैं बस पानी पीने। हवा ने उसकी बात काट दी। सच बोलो अभी। हिना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था हवा सब समझ जाएगी। कबीर की महक अभी भी उसके कपड़ों में हल्की सी अटकी थी। हवा ने उसके चेहरे पर गहरी नजर डाली। तुम मुझे किसी और की तरह मत समझना। मेरा दिमाग किसी की नींद से भी तेज चलता है। हिना एक सेकंड को डरकर पीछे हटी। सच में कुछ नहीं हुआ। हवा ने उसकी आंखें चेक की, जैसे झूठ के निशान ढूंढ रही हो। फिर उसने मजाकिया लहजे में कहा, ठीक है, अगर कुछ छुपा रही हो तो याद रखना सच देर तक दबा नहीं रहता। हिना ने नजरें झुका ली। दिल में कबीर का स्पर्श, हवा के शक की जलन और खुद की घबराहट, सब एक साथ धड़क रहे थे।